Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends, students and listeners. Today we are going to learn political system of USA. Political system of USA is very important to learn क्योंकि बहुत सारे MCQs इस political system of USA से related आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ख़ास तौर पर अमेरिकन कांग्रेस की कंपोजिशन के बारे में। आपको पता है कि जो अमेरिकन कांग्रेस है वो बाई कैमरल पार्लियामेंट है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें जो अपर हाउस है वो सेनेट है और जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। कंपोजिशन क्या है, इलेक्टोरल मेथड क्या है, तो ये सब हम अभी इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज टू कंसिस्ट ऑफ 13 स्टेट्स। जब हम बात कर रहे हैं उस वक़्त की जब अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल की, आज़ादी हासिल की, तो उस वक़्त का जो अमेरिका था वो 50 स्टेट्स पे मुश्तमिल एक सावरन और इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, बल्कि उस वक़्त कितनी स्टेट्स थी? एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूएसए देयर वर ओनली 13 स्टेट्स, और ये जो 13 स्टेट्स थी दे वर द फार्मर कॉलोनीज। और ये किसकी कॉलोनीज थी? ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ये बरतानिया की कॉलोनीज थी। बरतानिया यहाँ पर रूल कर रहा था और डिफरेंट रीजंस की वजह से, हैवी टैक्सेस लगाने की वजह से और बहुत सारी और रीजंस हैं, ये जो 13 स्टेट्स थी, जो 13 कॉलोनीज थी, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी और एक वार सिचुएशन पैदा होगी और वार शुरू हो गई। और आखिरकार ये जो वार है इसमें जो आप यूँ में से कि विनर कौन साबित हुआ? ये जो 13 कॉलोनीज थी यही विनर साबित हुई और इन्होंने 4 जुलाई 1776 को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। 1783 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, और इस ट्रीटी ऑफ पेरिस के नतीजे में ब्रिटेन ने भी इन यूएस की ये जो 13 कॉलोनीज थी जो कि अब इंडिपेंडेंट स्टेट की शक्ल में ज़ाहिर हो चुकी थी, यानी उन्होंने खुद के इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था, इस उनकी सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन देयर वर 13 स्टेट्स, लेकिन अगर हम करंट मोमेंट पे बात कर रहे हैं तो देयर आर 50 स्टेट्स। तो 37 स्टेट्स ने ज्वाइन किया है। अब उनके ज्वाइन करने का तरीका क्या रहा है? कि अनेक्सेशन हुई है या एडमिशन हुआ है, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी उनकी बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करके तो कुछ न्यू स्टेट्स कार्व आउट की गई हैं, बनाई गई हैं। इस पर एक अलग शॉर्ट सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें इन 37 स्टेट्स का अमेरिका को ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर है वो डिस्कस किया जाएगा। अगर हम बात करें कि जो लार्जेस्ट सिटीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो कौन कौन से हैं, तो न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, ह्यूस्टन एंड फिलाडेल्फिया, ये जो हैं ये 5 लार्जेस्ट सिटीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे है, जिस तरह से पाकिस्तान में 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, सेम वे में अमेरिका के अंदर 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो जॉर्ज वाशिंगटन हैं, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रीजन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कंट्री है, ये जो सॉवरन स्टेट है, इसको हम 6 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। 6 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। न्यू इंग्लैंड, तो न्यू इंग्लैंड अगर आप देखते हैं कहीं पर अमेरिका के किसी हिस्ट्री को पढ़ते हुए, तो आपने परेशान नहीं होना कि हम तो अमेरिका को समझ रहे हैं तो ये अचानक से यहाँ पर न्यू इंग्लैंड कैसे आ गया। तो न्यू इंग्लैंड एक रीजन का नाम है और इस रीजन के अंदर डिफरेंट स्टेट्स आती हैं, द मिड अटलांटिक, द साउथ, द मिड वेस्ट, द साउथ वेस्ट एंड द वेस्ट। अब हम इन 6 रीजन्स को फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि इनमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। अगर बात की जाए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको पता है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं और ये जो 7 आर्टिकल्स हैं इनमें से जो आर्टिकल 1 है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच यानी अमेरिकन कांग्रेस की पार्ट्स, फंक्शंस, इलेक्टोरल मेथड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। जबकि जो आर्टिकल 2 है वो एग्जेक्टिव ब्रांच के बारे में बात करता है। अगर हम एग्जेक्टिव ब्रांच की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट
और जो उसको असिस्ट करने वाली बॉडी है, काउंसिल है, फेडरल कैबिनेट है, उसके बारे में, उसकी पावर्स के बारे में, इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में, सॉरी नॉट इम्पीचमेंट प्रोसेस, उसकी पावर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, और उनको अपॉइंट करना कैसे करना है, ये सारी जो आर्टिकल है ये इन चीज़ों के हवाले से बात करता है। अगर आर्टिकल 3 की बात की जाए तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि जुडिशियल ब्रांच यानी जो सुप्रीम कोर्ट है और इसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स हैं उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो ये आपके सामने 7 आर्टिकल हैं। ये 7 आर्टिकल का जो मेन थीम है वो आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कोई एक थीम लिख के कि ये जो थीम है ये इसको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का, सॉरी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो इस थीम के साथ डील करता है। अगर बात की जाए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की, तो टिल द मोमेंट सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं। अगरचे जो प्रपोजल्स थी वो कोई 11,000 से ज़्यादा हैं, मोर देन 11,000 प्रपोजल्स वर मेड, लेकिन वो प्रपोजल्स और बिल्स जो कि सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट हो गए एज अ लॉ, एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हैं। इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है दैट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट एंड कम्बरसम। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। पिछली स्लाइड में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि जो दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 रीजन्स। तो न्यू इंग्लैंड जो रीजन है इट इंक्लूड्स कनेक्टिकट, मेन, मासाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड एंड वर्मोंट। ये जो स्टेट्स हैं इन स्टेट्स के क्लस्टर को न्यू इंग्लैंड रीजन का नाम दिया गया है। अगर बात की जाए सेकंड रीजन की, द मिड अटलांटिक रीजन, तो इस रीजन में डेलावेयर, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, द सिटी ऑफ वाशिंगटन डीसी, डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अगर ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो वाशिंगटन डीसी है जो कि कैपिटल है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो किस रीजन में आता है, तो वो है द मिड अटलांटिक रीजन। जो थर्ड रीजन है दी साउथ इंक्लूड्स, अब ये साउथ और नॉर्थ थोड़ा सा आपने याद रखना है, क्योंकि आगे जाके जब हमने स्लेवरी का कॉन्सेप्ट या पढ़ना है, अब्राहम लिंकन के पीरियड को थोड़ा सा स्टडी करना है, तो उसमें आपको ये सदर्न स्टेट्स और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके दरमियान एक क्लैश नज़र आएगा। द साउथ इंक्लूड्स एल्बामा, आर्केंसा, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, केंटकी, लुजियाना, मिसिसिपी, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, टेनेसी, वर्जीनिया एंड वेस्ट वर्जीनिया। फोर्थ जो रीजन है द मिड वेस्ट इज होम टू द कंट्रीज एग्रीकल्चरल बेस एंड इज कॉल्ड द नेशंस ब्रेड बास्केट। तो मिड वेस्ट को अमेरिका में क्या कहा जाता है, नेशंस ब्रेड बास्केट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर पीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन, तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद अगर बात की जाए साउथ वेस्ट की, तो इसमें भी एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको। अब ये याद रखें कि न्यू मैक्सिको अमेरिका की एक स्टेट है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, और जो मैक्सिको है वो एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन कंट्री है। और जो वेस्ट है इसमें अलास्का, कोलोराडो, कैलिफोर्निया, हवाई, इडियाहो, मोंटाना, नेवाडा, ओरेगन, यूटा, वाशिंगटन एंड वायोमिंग ये स्टेट्स आती हैं। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कैलिफोर्निया जो कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ी स्टेट है वो भी वेस्ट रीजन में है, और जो सबसे छोटी स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वायोमिंग वो भी वेस्ट रीजन में है। तो ये याद रखिए। अगर आपने चूँकि पॉलिटिकल सिस्टम को हमने समझना है, तो जो अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझने से पहले हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। लाइक इस कंट्री का ऑफिशियल नेम क्या है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर बात की जाए इसके पॉलिटिकल सिस्टम की, तो इट इज़ फेडरल प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। और कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कितने हैं, 50, जिनको स्टेट्स कहा जाता है। और मेजर रिवर्स मिसिसिपी, मिजोरी,
कोलोराडो, आपको पता है इन तीन नामों से रियासतें यानी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट स्टेट्स भी अमेरिका में मौजूद हैं। जो यूएस गवर्नमेंट है उसकी 3 ब्रांचेस को आपने अंडरस्टैंड करना है। लेजिस्लेटिव ब्रांच, जिसका बेसिक टास्क क्या है, लॉ मेकिंग, कवानीन बनाना। और ये जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है इसे अमेरिकन कांग्रेस कहा जाता है। ये बाई कैमरल पार्लियामेंट है। सेनेट जो कि इसका अपर चैम्बर है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि इसका लोअर चैम्बर है। एग्जेक्टिव जो ब्रांच है ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट पर मुश्तमिल है। और जो जुडिशियल ब्रांच है ये सुप्रीम कोर्ट और जो अदर फेडरल कोर्ट्स हैं उन पर मुश्तमिल है। लेजिस्लेटिव ब्रांच का बेसिक जो पर्पस है वो है एनेक्टमेंट ऑफ लॉज। और एग्जेक्टिव ब्रांच का काम क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। और जुडिशियल ब्रांच का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। आपको पता है कि जो जुडिशरी होती है उसे गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव ब्रांच को अब हम थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच के बारे में बात करता है। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है अमेरिकन कांग्रेस की, अमेरिकन कांग्रेस जो है ये बाई कैमरल है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट ये दो इसके चैम्बर्स हैं। और अमेरिकन, अगर जब आप कंबाइंड बात करेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन कांग्रेस। अमेरिकन कांग्रेस की 4 मेजर पावर्स हैं। कौन कौन सी, टू एनेक्ट लेजिस्लेशन, कवानीन बनाना, डिक्लेयर वार, अगर अमेरिका ने किसी दूसरी रियासत के खिलाफ जंग करनी है तो उसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को अमेरिकन कांग्रेस से कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। राइट टू कन्फर्म और रिजेक्ट मैनी प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंटमेंट्स करता है उनकी अप्रूवल, उनकी एसेंट उसे अमेरिकन कांग्रेस से हासिल करनी पड़ती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये जो प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, नॉमिनीज़ हैं, उनको जो सेनेटर्स हैं वो अपोज भी करते हैं। और इस सिलसिले में जो सेनेटोरियल कर्टसी एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सब्सटैंशियल इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स अमेरिकन कांग्रेस किस तरह से प्रैक्टिस करती है, जब फेडरल जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्रेसिडेंट है, जब उनकी इम्पीचमेंट होती है तो उस इम्पीचमेंट प्रोसेस में जो अमेरिकन कांग्रेस है वो एज अ जूरी वर्क करती है। उस वक्त वो अपनी इन्वेस्टिगेटिव और जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करती है। तो ये जो लेजिस्लेटिव ब्रांच की पावर्स हैं, अमेरिकन कांग्रेस की पावर्स हैं, ये आपने याद रखनी है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो कि लोअर चैम्बर है अमेरिकन कांग्रेस का, ये 435 इलेक्टेड मेंबर्स पे मुश्तमिल है। याद रखिए कि इसमें आगे जाके हमने 6 नॉन वोटिंग मेंबर्स की बात भी करनी है, नॉन इलेक्टेड मेंबर्स की बात भी करनी है। तो आपने याद रखना है कि 435 इसमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये पॉपुलेशन की बेस पे ये इलेक्ट होते हैं। जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वहाँ से सबसे ज़्यादा मेंबर्स आएंगे। कैलिफोर्निया से सबसे ज़्यादा मेंबर्स आएंगे। और वायोमिंग जो सबसे छोटी स्टेट है वहाँ से सबसे कम मेंबर्स आएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान में जो मजलिस शूरा है यानी पाकिस्तानी पार्लियामेंट का जो लोअर चैम्बर है, नेशनल असेंबली, वो हाउस ऑफ पॉपुलेशन है जहाँ पर पॉपुलेशन की बेस पे मेंबर्स आते हैं। पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है तो पंजाब के सबसे ज़्यादा मेंबर्स नेशनल असेंबली में होते हैं। इसी तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि अमेरिकन कांग्रेस का लोअर चैम्बर है, सबसे ज़्यादा मेंबर्स उस स्टेट में आएंगे, उस स्टेट से आएंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ी होगी। जो अभी मैंने आपसे बात की कि 6 नॉन वोटिंग मेंबर्स भी आएंगे जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कॉमनवेल्थ ऑफ पोर्टो रिको और बाकी 4 और टेरिटरीज़ हैं वहाँ से आते हैं। अमेरिकन समोआ, गुआम, यूएस वर्जिन आइलैंड एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड, इन 6 टेरिटरीज से ये बाकी जो 6 नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं ये भी किसका पार्ट हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन वोटिंग मेंबर्स कितने होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, 6, और इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं, 435। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये किस बेस पे इलेक्ट होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड के तौर के बेस पे ये इलेक्ट होते हैं। और ये पॉपुलर वोट के ज़रिए से आते हैं, कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्ट इलेक्शन है, पॉपुलर वोट है, उसके ज़रिए से ये मेंबर्स इलेक्ट होंगे।
और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, उसे स्पीकर कहा जाता है। और इस स्पीकर का को कौन इलेक्ट करता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं वो स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। अगर बात की जाए इन लाइन ऑफ सक्सेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, तो हाउस ऑफ स्पीकर का नंबर तीसरे नंबर पे है, उसका जो नाम है वो तीसरे नंबर पे है। यानी अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसको फिल करेगा। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ जो सेनेट है, अपर चैम्बर है, उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो फिर तीसरे नंबर पे कौन प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के ऑफिस को टेक ओवर करने के लिए एलिजिबल होगा? तो वो है स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर टर्म लेंथ की बात की जाए, टेन्योर की बात की जाए, तो जो मेंबर्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के वो हर 2 साल के बाद इलेक्ट होते हैं। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनने के लिए जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है। और इसके साथ साथ वो पर्सन जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है, उसके लिए एक और कंडीशन क्या है कि यूएस सिटीजन हो फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स and a resident of the state but not necessarily the district they represent। अब हम चलते हैं अमेरिकन कांग्रेस के अपर चैम्बर की तरफ। तो ये जो अपर चैम्बर है, दिस इज़ द हाउस ऑफ 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स। और हर एक स्टेट से 2 सेनेटर आते हैं। कैलिफोर्निया से जो बड़ी स्टेट है उससे भी 2 आएंगे, वायोमिंग जो सबसे छोटी स्टेट है वहाँ से भी 2 ही आएंगे। अब यहाँ पर जो इलेक्टोरल मेथड है वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि 1913 से पहले, क्योंकि 1913 में 17 अमेंडमेंट रेटिफाई हो गई थी। तो 1913 से पहले जो सेनेटर्स थे वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के ज़रिए से इलेक्ट होते थे। यानी आप ये कह लें कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। जिस तरह से पाकिस्तानी सेनेटर्स को जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज़ वो इलेक्ट करती हैं, इसी तरह से अमेरिकन सेनेटर्स को भी जो उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर्स थी वो इलेक्ट करती थी। पॉपुलर वोट के ज़रिए से ये इलेक्ट नहीं होते थे। लेकिन अब 1913 से ऑनवर्ड जो सेनेटर्स हैं वो पॉपुलर वोट के ज़रिए से इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अगर इनके टर्म की बात की जाए तो 6 इयर्स टर्म है। और सेनेटर्स का जो टर्म है वो हर 2 साल के बाद जो 1/3 हैं वो उसमें से रिटायर हो जाते हैं और 1/3 का फ्रेश इलेक्शन होता है। जितना जो टेन्योर है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का है 2 साल, तो इनमें से भी जो 1/3 है उनका टेन्योर 6 साल जब पूरा हो जाएगा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन तो हर 2 साल के बाद हो रहे हैं, लेकिन फुल फ्लेड सेनेटर्स के इलेक्शन नहीं हो रहे, बल्कि सिर्फ उसमें से जो 1/3 सेनेटर्स हैं उनके इलेक्शन हर 2 साल के बाद हो रहे हैं। और जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। और इसके साथ साथ एटलीस्ट 9 ईयर्स तक आप जो है वो 9 ईयर्स से आप यूएस के सिटीज़न हूँ और जिस स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस स्टेट के रेजिडेंट हूँ। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, और आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से इलेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल प्रोसेस है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो किस तरह से इलेक्ट होता है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है और इलेक्टोरल कॉलेज के जो इलेक्टर्स हैं उनको पब्लिक इलेक्ट करती है। तो ये जो 2 राउंड्स में इलेक्शन हो रहा है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। सेनेट को हमने डिस्कस कर लिया, टोटल मेंबर्स कितने हैं, इलेक्टोरल मेथड क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन सा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी लेजिस्लेशन हो रही है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, किसी भी प्रपोज़ल या किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए जब ये दोनों हाउसेस से लेजिस्लेशन वो पास हो जाती है तो इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर हिज और हर सिग्नेचर। Both the House and the Senate must pass the same bill by majority vote। मेजॉरिटी वोट की कितनी टाइप्स हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। और अगर जो प्रेसिडेंट है वो किसी बिल को वीटो कर देता है तो जो कांग्रेस है यानी जो दोनों हाउसेस हैं अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, वो ओवरराइड कर सकते हैं उसकी वीटो पावर को बाय पासिंग अ बिल अगेन इन ईच चैम्बर विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ ईच बॉडी वोटिंग इन फेवर। तो 2/3 से वो उसको ओवरराइड कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल ब्रांच की। जो जुडिशल ब्रांच है वो 9 जस्टिस पर मुश्तमिल है और इनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है विद द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू का बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट मौजूद है। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि अगर अमेरिकन कांग्रेस कोई ऐसी लेजिस्लेशन करती है जो कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्राडिक्टरी वो उसको समझती है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वो उसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल की जाती है। और अगर इट फाउंड्स कि दिस लेजिस्लेशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। दिस इज जुडिशियल रिव्यू। पहली दफ़ा अमेरिका की हिस्ट्री में एक अफ्रीकन अमेरिकन बराक ओबामा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था 2008 में और री इलेक्ट हुआ था सेकंड टर्म के लिए 2012 में, क्योंकि आपको पता है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर कितना है, 4 इयर्स। स्लेवरी की बात हम अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया जब रीजन्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने सदर्न और नॉर्दर्न इन दो जो पार्ट्स हैं इनको याद रखने हैं। जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बना 1861 में, तो पूरी जो उस वक़्त एक डिबेट शुरू हो गई। वो डिबेट क्या थी कि जो कई सौ सालों से प्रैक्टिस चली आ रही है स्लेवरी की, इसको अब ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या हर एक स्टेट के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो कॉन्स्टेंटली इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। एक्चुअली जो अब्राहम लिंकन था वो स्लेवरी को ख़त्म करना चाहता था, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो अब्राहम लिंकन के इस स्टांस को सपोर्ट कर रही थी, नॉर्दर्न स्टेट्स, ठीक है। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स थी वो स्लेवरी को ख़त्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो सदर्न पार्ट था वहाँ पर जो लोग थे उनका ये कहना था कि हमें अपने खेतों पर काम करने के लिए जो है वो स्लेव्स चाहिए, गुलाम चाहिए। इसलिए वो इस बात के हक़ में नहीं थे कि स्लेवरी ख़त्म की जाए। अ, हुआ क्या कि एक सिविल वार की सिचुएशन पैदा होगी और जो सदर्न स्टेट्स थी 11 सदर्न स्टेट्स, उन्होंने एक यूनियन बना लिया कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बाकी जो 23 नॉर्दर्न स्टेट्स थी उनको अपोज करने के लिए, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी वो यूनियन के साथ थी, यानी वो अब्राहम लिंकन के स्टांस को सपोर्ट कर रही थी कि स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। आखिरकार जो है वो सिविल वार शुरू हो गई 12 अप्रैल 1861 में। ये जो सिविल वार है इट वाज फॉट बिटवीन एबोलिशनिस्ट्स और पीपल हु वांटेड टू एंड स्लेवरी एंड द प्रो स्लेवरी कन्फेडरेसी। ये जो स्लेवरी को सपोर्ट कर रहे थे और जिनका ये कहना था कि स्लेवरी को ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये कौन सी स्टेट्स थी? ये वो स्टेट्स थी जहाँ पे लोगों का ये क्लेम था कि हमें अपने खेतों में, अपने फार्म्स पे काम करने के लिए स्लेव्स चाहिए, यानी सदर्न स्टेट्स। और इन्होंने ही कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कोलिशन बनाया था, एक अलायंस बनाया था, ताकि अब्राहम लिंकन और जो नॉर्दर्न स्टेट्स का स्टांस है उसको अपोज किया जाए और स्लेवरी को इंटैक्ट रखा जाए। लेकिन ये जो लास्ट पे 1863 में जो अब्राहम लिंकन है उसने एक फेमस स्पीच की, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन स्पीच इन 1863, और इस तरीके से क्या हुआ कि 2 साल के बाद जो जंग है वो तो ख़त्म हो गई और जो यूनियन विक्ट्री है, यानी अब्राहम लिंकन का जो मौक़िफ़ था, जो स्टांस था, वही जीता और स्लेवरी ख़त्म हो गई। उसी साल जो है वो 13वीं अमेंडमेंट की गई और उस 13वीं अमेंडमेंट के नतीजे में अमेरिका से स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्लेवरी को किस अमेंडमेंट के ज़रिए से ख़त्म किया गया। पीछे हमने पढ़ा कि जो अमेरिकन सेनेट का इलेक्टोरल मेथड है वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो गया। किस अमेंडमेंट के ज़रिए से हुआ वो भी याद रखिए। तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो वो 17th अमेंडमेंट के ज़रिए से, और स्लेवरी को किस अमेंडमेंट के ज़रिए से ख़त्म किया गया? 13th अमेंडमेंट के ज़रिए से। अब हम चलते हैं प्रेसिडेंट की तरफ, यानी जो एग्जेक्टिव ब्रांच है। आपको पता है कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच है, चूँकि हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो प्रेसिडेंट है वही हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ़ द स्टेट भी है। और चूँकि हम बात कर रहे हैं
प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच में से नहीं ली गई, और जो एग्जेक्टिव ब्रांच है, जो चीफ एग्जेक्टिव है, वो इस बात के लिए कैपेबल है, इस बात के लिए अथोराइज्ड है कि वो जो कैबिनेट है उसको अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकता है, और कैबिनेट मेंबर्स का लेजिस्लेटिव ब्रांच से होना नेसेसरी नहीं है, और वो उनके एक्सपर्टीज़ की बेस पे, पर्सनल लाइकिंग की बेस पे या डिफरेंट अदर रीजंस की वजह से उनको अपॉइंट कर सकता है। इसलिए क्योंकि जब जो चीफ एग्जेक्टिव है यानी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अब वो अपने एक दफ़ा जब उसने अपना ऑफिस होल्ड कर लिया एज अ प्रेसिडेंट, तो उसके बाद उसको उसके ऑफिस से सिंपल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से रिमूव नहीं किया जा सकता। उसको रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस है, और जो कि अच्छा खासा कमरसम, टाइम टेकिंग और डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। इम्पीचमेंट प्रोसेस के ऊपर भी पूरी वीडियो मौजूद है, और उसको आप ज़रूर देखिए ताकि आपको प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस भी समझ में आ जाए। अगर हम प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उसकी बात करें, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये कमाला हारिस हैं, ये इंडियन ओरिजिन हैं, और इनका ये जो हैं ये चेयरमैन सेनेट की एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी हैं। अगर बात की जाए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, जिस तरह से पाकिस्तान में आप फ़ॉरेन मिनिस्टर यानी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा का काम क्या होता है कि जो फ़ॉरेन अफेयर्स हैं उनको डील करना, तो जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये अमेरिका में फ़ॉरेन अफेयर्स, अमेरिका के जो फ़ॉरेन अफेयर्स हैं उनको डील करेगा। इसका ये है एंथनी ब्लिंकन। तो एंथनी ब्लिंकन के हवाले से भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो पता होना चाहिए कि करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है अंडर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये है एंथनी ब्लिंकन। और साथ ही साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी आपने याद रखनी है। पिक्चर्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं ताकि आपको याद रहे। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से वो हमने डिस्कस कर ली हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसका कंप्लीट जो इलेक्टोरल मेथड है वो इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।